बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे आप लोग? जी तो गाइस, मैं हाज़िर हो गई हूँ अपना नावल मैं आशिक दीवाना तेरा रिटन बाय अरीज शाह की थर्ड एपिसोड के साथ। तो ये थर्ड एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें और पढ़ते हैं हम अपनी थर्ड एपिसोड। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी आगे नेक्स्ट 2 डेज़ इस नावल की एपिसोड नहीं आएगी। ये होपफुली इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड है वो लास्ट होगी, लेकिन 9-10 मुहर्रम की वजह से ये वाला रोमांटिक नावल है थोड़ा सा, तो इस नावल की एपिसोड नहीं आएगी। लेकिन जो दूसरा नावल अपना चल रहा है जन्नत के पत्ते, उसकी एपिसोड आएगी दोनों टाइम, क्योंकि वो थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है नावल, और आगे वैसे भी उसके थोड़े से ना इस्लामिक वाक़यात स्टार्ट होंगे, तो वो उस नावल की एपिसोड दोनों दिन आएगी, मतलब कि मंडे ट्यूसडे दोनों दिन आएगी। लेकिन इस नावल की अब आएगी इंशाल्लाह वेडनेसडे को। तो आइए अभी थर्ड एपिसोड पढ़ते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। एहसास को आते ही बाबा ने अपने कमरे में बुला लिया तो फ़ौरन ही चेंज करके सबसे पहले बाबा के कमरे में चली गई। मामा तो घर पर थी नहीं, पड़ोस की आंटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से वो इन्हें देखने चली गई थी। आओ बेटा अंदर आ जा, आ बेटा अंदर आ जा। इसे दरवाजे पर खड़ा देखकर बाबा ने मुस्कुराते हुए इसे अंदर बुलाया। जी बाबा, आपने बुलाया मुझे? वो इनके करीब बैठते हुए बोली। हाँ काम था, इन पेपर्स पर साइन कर दे, बड़े ज़रूरी कागजात है, तेरे साइन चाहिए इन पर। बाबा ने पेपर सामने करते हुए कहा। बाबा ये किस चीज़ के पेपर्स हैं? ब्यूटिशियन क्लास का एडमिशन फॉर्म। इसने पेपर अपने हाथों में लेते हुए पेपर पर लिखी तहरीर पढ़ी। हाँ बेटा, तूने कहा था ना कि ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती है, इसके पेपर्स लेने गया था मैं। बस जल्दी से इन पर साइन कर दे ताकि मैं जमा करवा दूँ, फिर जल्दी से तेरे पेपर शुरू हो जाएंगे। तो इसके बाद घर में फ़ारिग बैठने से बेहतर है कि तू कुछ सीख ले। वैसे भी तो लड़कियों को बड़ा शौक़ होता है ना ये कोर्स करने का। रहमान ने पेंसिल इसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा। इससे पहले कि वो इन पर साइन करती किसी ने इसका हाथ थाम लिया। अपने सामने आयशा को खड़े देखकर वो उसका चेहरा देखने लगी। मामा, पापा ब्यूटिशियन कोर्स के पेपर्स लाए, मैं वही साइन कर रही थी, एहसास ने मुस्कुराते हुए बताया। लेकिन आयशा ने इसके हाथों से पेपर लेकर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिए। मामा, आपने ये क्या किया? एहसास इन्हें हैरानगी से देखते हुए पूछने लगी, जबकि वो गुस्से से रहमान साहब को देख रही थी। बिल्कुल सही किया मैंने एहसास, ये पेपर्स किसी ब्यूटिशियन कोर्स के नहीं, तेरे और जाविक की तलाक के हैं। तेरे ब्यूटिशियन कोर्स के नाम पर जो तेरा सिर्फ तेरे बाबा दिखावे के लिए लाए हैं। ये धोखे से तुम्हारी और जाविक की तलाक करवाना चाहते हैं। अगर मैं वक्त पर ना आती तो न जाने क्या हो जाता। आयशा ने रहमान साहब को घूरते हुए एहसास को सारी बात बताई, तो वो बेयकीनी से अपनी बाप को देखने लगी। हाँ तो क्या गलत कर रहा हूँ मैं? एक अच्छी ज़िंदगी के लिए कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। अब क्या सारी ज़िंदगी मैं इस आदमी के साथ अपनी बेटी को बांध दूँ जिसका अपना ना कोई भरोसा है ना ही इसकी कोई ज़िंदगी का? मुझे मेरी बेटी के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जो इसे हमेशा खुश रखे, हर हालात में इसके साथ रहे, पैसे दौलत किसी चीज़ की कमी ना हो मेरी बेटी को। रहमान बिना शर्मिंदा हुए बोले। लेकिन अब क्यों रहमान? अब तो आप सब कुछ देने वो आपको सब कुछ देने को तैयार है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप की आखिरी निशानी तक आपके नाम करने का तैयार है। फिर नहीं चाहिए मुझे ये अब ये छोटा सा घर, अब तो मैं हवेली लूँगा, हवेली। रिजवान मिर्ज़ा को मेरी बेटी पसंद आ गई और वो इससे निकाह करना चाहता है। रिजवान मिर्ज़ा कोई छोटा मोटा नाम नहीं, अरे महारानी बना कर रखेगा मेरी बेटी को। और कहाँ हम इस जावी के पीछे पड़े हैं। रहमान साहब अभी ना जाने क्या क्या और कहते हैं कि आयशा ने मोबाइल निकालते हुए जाविक का नंबर बुलाया। वो बहुत कम इसे फ़ोन किया करती थी। आयशा का फ़ोन आता देखकर जाविक मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? जाविक ने सारा कामकाज छोड़ते हुए सबसे पहले आयशा का फ़ोन उठाया। जाविक आकर अपनी अमानत ले जाओ अभी और इसी वक्त मैं एहसास की रुखसती करना चाहती हूँ। सब कुछ ठीक तो है अम्मी जान? इनकी बात सुनकर वह हैरान हुआ। कुछ भी ठीक नहीं है, जो मैंने कहा है तुम करो, आयशा ने कहते फ़ोन बंद कर दिया, जबकि हैरानगी से अपने फ़ोन को देखने लगा। ये तुम ठीक नहीं कर रही आयशा, अपनी बेटी के साथ कैसे ज़्यादती कर सकती हो तुम? रहमान गुस्से से बोले। लो जी, वो एक चोरी सीना चोरी चावला आप बढ़ रही है तो हाले बीवी ने कह रहा जी कि तू ज़्यादती कर रही। ज़्यादती इसके साथ तब होगी जब मैं जावी के साथ धोखे से इसकी तलाक करवा दूँ। ना तो मैं ऐसा करूँगी और ना ही मैं ऐसा कुछ होने दूँगी। थोड़ी देर में जावी यहाँ आने वाला है, बेहतर होगा कि अच्छे बाप की तरह अपनी बेटी को रुखसत कर दें, वरना एहसास वैसे भी इसके निकाह में वो इसे ले जाने का हक़ रखता है। आयशा इसके गुस्से से डरे बगैर बोली और एहसास का हाथ थाम कर इसे दूसरे कमरे में ले गई। एहसास बहुत अजीब सी कश्मकश में थी। एक तरफ इसका बाप था, दूसरी तरफ इसका शौहर। वो अपने बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। वो तो इस रिश्ते में अपने वालिदैन माँ बाप दोनों की रजामंदी चाहती थी। बाबा मामा दूर कमरे में लड़ रहे थे, जबकि मामा ने इसे कमरे में भेजते ये कहा था कि जाकर तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें एक दुल्हन की तरह इस घर से रुखसत करना चाहती हूँ। मामा कहने पर वो अपने कमरे में आ गई और इनके कमरे से अभी भी आवाज़ें आ रही थी। आज वो अपने माँ बाप की लड़ाई की वजह बन गई थी। इसका बाप चंद पैसों के लिए इसकी ज़िंदगी मुश्किल में डालने को तैयार था। वो आदमी एहसास के बाप को गाड़ी बंगला और न जाने क्या क्या देने का वादा कर चुका था, जिसकी वजह से इसके बाप ने लालच में आते हुए इसकी शादी इसके साथ कराने का फ़ैसला किया।
इस रुखसती में इसके बाप की मर्ज़ी शामिल नहीं थी, लेकिन इसकी माँ इसे दुल्हन की तरह रुखसत करना चाहती थी। इसकी माँ की कुछ ख्वाहिशें थी जिन्हें वो इस तरह से अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती थी। लेकिन बाप की मर्ज़ी के बगैर इस तरह से तैयार होते हुए भी इसे अजीब सा लग रहा था। अभी भी अपने कमरे में सामान पैक करने के बाद तैयारी कर रही थी जब दरवाजे की बेल बजी। यकीनन वो आ चुका था। इसने कोई बहुत शौक तैयारी ना की थी, बस सादा सा सुर्ख रंग का सूट पहना था। इसके साथ एक काफ़ी भारी काम वाला जाली का दुपट्टा था। वो अपना बैग उठाकर खामोशी से बाहर चली गई। मैं अपनी बेटी को रुखसती नहीं करूँगा, खबरदार जो तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया। वो गुस्से से आगे बढ़ते हुए बोले। आप रोकेंगे मुझे? वो घूरते हुए बोला, जैसे कह रहा हो कि अगर दम है तो रोक लो। ये मेरी बीवी है, अल्लाह के सिवा इस दुनिया की कोई ताकत इसे मुझे यहाँ से ले जाने से नहीं रोक सकती। प्लीज़ रास्ते से हटे, मैं बहुत ज़रूरी काम छोड़ के आया हूँ। आपकी फजूल बहस और तकरार में अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। अम्मी जान, एहसास को बुलाएं। वो इन्हें इग्नोर करते हुए बोला। एक बाप की मर्ज़ी के बगैर तुम इसकी बेटी को रुखसती नहीं कर सकते, ये किसी किताब में नहीं लिखा। वो गुस्से से बोले। अगर बाप अपनी बेटी का सौदा करने पर आ जाए तो एक माँ हक रखती है अपनी बेटी की ज़िंदगी का बेहतरीन फैसला करने का। आयशा इसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। एहसास को यहाँ से ले जाओ, वो जाविक को देखते हुए बोली। यकीन करें, मुझे आपकी इजाज़त के अलावा किसी की इजाज़त दरकार नहीं। वो एक नज़र रहमान साहब को घूरता कमरे की तरफ जाने लगा, तभी एहसास बाहर आई। सारे से सुर्ख जोड़े में जाली का सुर्ख दुपट्टा सेट किए। वो दुल्हन तो नहीं, लेकिन दुल्हन से कम भी नहीं लग रही थी। जैसे जाविक ने सोचा था, बिल्कुल सादा सी, बिना किसी आरइश के भी वो क़यामत ढा रही थी। जाविद ने मुस्कुराकर एक नज़र इसके चेहरे को देखा और इसका हाथ थामकर आयशा के सामने ले आया, जिसके गले लग के वो फूट फूट कर रो दी। जबकि रहमान साहब अपनी हर कोशिश को नाकाम होते देखकर अपने कमरे में चले गए, जबकि वो आंसू बहाती अपनी माँ की दुआओं के सहारे जाविद के कंधे का सहारा लेते रुखसत हो चुकी थी। आज वो बेइंतहा खुश था और अपनी खुशी वो एहसास के साथ शेयर भी करना चाहता था, लेकिन एहसास को इस कदर उदास देखकर वो कुछ भी ना बोल पाया। सफ़र खामोशी में कट गया। वो हर थोड़ी देर के बाद इसके चेहरे को देखता जहाँ बाप का साथ ना पाने का गम था। वो भी इसके दर्द में बराबर का शरीक था। वो भी इसके अपने थे, बेशक दौलत के लिए सही, लेकिन रहमान ने एक बाप की तरह इसके सर पर हाथ रखा था। वो दिल से इनकी इज्जत करता था और एहसास के वालिद होने की वजह से वो इन्हें अपने वालिद के मुकाम पर रखता था। लेकिन इनसे इसे ये उम्मीद ना थी कि वो अपनी बेटी के साथ इस तरह से करेंगे। इसे इनकी हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन इसने इन्हें कुछ नहीं कहा। वो अब इनकी बेटी थी, इसके बारे में बेहतर सोचने का वो हक रखते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब वो जाविक की बीवी भी थी। वो कैसे से धोखे में रखकर पेपर साइन करवाने वाले थे। ये बात इसे आयशा ने बताई कि अगर वो गलती से भी इन पर साइन कर देती तो जाविक का तो सब कुछ उलट जाता। लेकिन इस सब के बावजूद भी इसने बहुत हिम्मत और हौसले से काम लिया। वो रहमान साहब के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोशी से गया और अपने एहसास को अपने साथ ले आया बिना किसी से कुछ कहे। हालांकि रहमान साहब ने फैर मारना बांधा सी। वह रहमान साहब से बिल्कुल मिलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो इनके रास्ते में आए, जिसकी वजह से वो कुछ हद तक इनके साथ बदतमीज़ी कर गया था। लेकिन इसके लिए भी उन्होंने ही मजबूर किया था, नो डाउट। नहीं तो जाविक वगैरह शरीफ इंसान थे है ही नहीं थे साढ़े नावल। सर, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, आपका सारा पैसा पाक आर्मी ज़ब्त कर चुकी है। कराची में जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, फुल लोगों ने सबसे बड़े कॉलेज को टारगेट किया था। हर कॉलेज में 4 लोगों की टीम है जो सिर्फ़ और सिर्फ ISI वालों के लिए काम कर रही है। इन लोगों का मकसद ड्रग्स को ख़त्म करके नौजवान नस्ल में नशा ख़त्म करना है। ये टोटल 4 टीम है जो कि कराची के 4 बड़े कॉलेजेस में मौजूद है। सबसे बड़ी टीम का लीडर जाविक हैदर शाह था, जिसकी टीम में शाम, हिजाब और जाइम शामिल हैं। शाम के बारे में पता करवाया हमने, इसकी कोई फैमिली नहीं, जबकि हिजाब और जाइम का एक बेटा भी है। सर, अगर आप कहें तो बच्चे को उठा ले। सिद्रा इसके सामने बैठते हुए बोली, जब किंग ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए और अपना पैसा वापस हासिल करने के लिए मुझे दरख्त के पत्तों को नहीं बल्कि जड़ों को पकड़ना है। इनके ग्रुप का लीडर जाविक है, जिसकी कमज़ोरी को मैं जड़ से पकड़ चुका हूँ, बस उखाड़ना बाकी है, किंग ने एक बुलंद कहकर लगाते हुए कहा। अंधेरा धीरे धीरे छा रहा था। अभी शाम अपने घर वापस जा रहा था जब अचानक किसी सड़क के किनारे ज़ारा खड़ी नजर आई। ज़ारा इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? वो हैरत से सोचता गाड़ी आगे बढ़ाकर इसके सामने ले आया। वैसे तो आजकल इसे हर तरफ ज़ारा ही नज़र आती थी, लेकिन इस वक्त इसे ज़ारा के साथ एक और लड़की भी खड़ी नजर आई और कुछ फासले पर एक ड्राइवर गाड़ी ठीक करने में मसरूफ़ था। दोनों के चेहरे के तासुरात उकताहट से भरपूर थे। शाम ने गाड़ी इनके सामने रोकी और दूसरी तरफ से गाड़ी का शीशा खोलते हुए अपने दिल के जज्बात को कंट्रोल किया और ज़रा से झुककर ज़ारा से यहाँ रुकने की वजह पूछने लगा। खैर, वो तो इसके सामने थी कि गाड़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन जिसकी वजह से वो यहाँ सड़क के किनारे खड़ी है, लेकिन फिर भी ज़ारा से बात करने का कोई ना कोई बहाना तो चाहिए था। शाम सर, कैसे हैं आप? ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा। 2 दिन पहले जब शाम ने इस लड़के के मोबाइल से इसकी सारी तस्वीरें डिलीट करके इसे यकीन दिलाया था कि अब वो लड़का इसे ब्लैकमेल नहीं करेगा, वो इसी दिन से इसका शुक्रिया अदा करना चाहता, लेकिन इसे मौका ही नहीं मिला। जी, मैं यहाँ से जा रहा था, आपको खड़े देखा तो पूछने के लिए रुक गया। सब खैरियत है ना? जी सर, सब खैरियत है। वो दरअसल हम शॉपिंग के लिए आए थे कि गाड़ी ख़राब हो गई और ऐसी मनहूस जगह यहाँ पर सर्विस भी नहीं है कि घर में फ़ोन करके ही बता दूँ। ड्राइवर चाचा कब से ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन शायद नहीं ठीक होगी। ज़ारा ने मायूसी से कहा। अरे, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आइए, मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे भी बहुत अंधेरा हो रहा है। थैंक यू सो मच सर, अभी गाड़ी ठीक हो जाएगी। ज़ारा ने माजरत करना चाहिए। हुणे ज़ारा बीबी कह रही थी कि गाड़ी ठीक नहीं होनी तो बाजी कहती गाड़ी ठीक हो जाएगी। एड्डी भी बंदा की मुरब्बत हुई।
इस तरह से वो किसी के साथ घर तो नहीं जा सकती थी, बात ठीक है ज़ारा की, जबकि इसके घर वालों ने इसे ड्राइवर के साथ भेजा हुआ था। ड्राइवर चाचा इनके घर के बहुत पुराने ड्राइवर थे और इनके घर वालों के लिए काबिल एतमाद भी। ज़रा चलो ना घर चलते हैं यार, मेरे घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। ज़ारा की सहेली बोली जो कि इसी के मोहल्ले में रहती थी। कुछ ही दिन में इसकी शादी होने जा रही थी। वो आजकल बाज़ारों के चक्कर काटने में मसरूफ़ थी। इस वक्त वो ब्यूटी पार्लर से आई थी और इनकी अपॉइंटमेंट काफ़ी लेट थी, जिसकी वजह से वो इतनी लेट होगी, फिर रास्ते में गाड़ी ख़राब होगी। ज़ारा मैं कोई अजनबी इंसान नहीं हूँ, आप मुझ पर इत्मीनान कर सकती हैं। ज़ारा का इनकार करना शाम को बिल्कुल अच्छा ना लगा। चल शाम भाई हले तुसी अजनबी ही हो। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो अब मेरे साथ चलने में क्या मसला है। देखें आपकी दोस्त भी काफ़ी लेट है, इन्हें भी जल्दी घर पहुंचना है। इस लड़की की बातों से अंदाज़ा लगा चुका था कि वो इसकी कोई फैमिली मेम्बर नहीं बल्कि दोस्त है। ज़ारा ने एक नज़र अपने साथ खड़ी लड़की को देखा जो इसकी हाँ की मुंतज़िर खड़ी थी। ज़ारा ने इसे हाँ का इशारा किया तो वो खुश हो गई। वो बस जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी। वैसे तेरे सर बड़े बहुत हैंडसम है। वो गाड़ी में बैठते हुए सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली। हैंडसम तो हैं, ज़ारा ने खुशी से कहा। शट अप, तू ऐसे नहीं बोल सकती, तुम्हारे टीचर हैं। वो इसे घूरते हुए शरारती अंदाज में बोली तो ज़ारा भी मुस्कुरा दी। तुम भी इस तरह से नहीं बोल सकती, 2 दिन में तुम्हारी शादी है, ज़ारा ने बदला चुकाया। वैसे क्या कर रहे थे आप लोग इस वक्त यहाँ पर शाम में बात करने का घर से कहा। जब ज़ारा ड्राइवर चचा को इत्मीनान में लेती गाड़ी में आ बैठी। वो दरअसल सर ये मेरी सहेली है असरा, 2 दिन में इसकी शादी है, इसी के सिलसिले में हम पार्लर आए हुए थे। हमारी अपॉइंटमेंट बहुत लेट थी जिसकी वजह से हम बहुत लेट हो गए और वापसी में गाड़ी ख़राब होगी। शुक्र है कि आप मिल गए, वरना न जाने और कितनी देर वहाँ रुकना पड़ता। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शादी बहुत बहुत मुबारक हो, तो अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी नसीब करे, इसने मुस्कुराते हुए दुआ दी, जबकि असरा थैंक्स कहती शर्मा दी। वैसे इतनी कम उम्र में शादी, तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होगी क्या, इसने असरा से पूछा। सर पढ़ाई पूरी करने के क्या करना है, मुझे कौन सा कोई जॉब करनी है। बाबा का फ़ैसला और बेटियों का फ़र्ज़ होता है कि अपने बाप के हर फैसले पर अमल करके। बेटों का तो नहीं पता, लेकिन बेटियों के मामले में बाप से ज़्यादा नरम दिल और कोई नहीं होता। बाप अपनी हर मुमकिन कोशिश के साथ अपनी बेटी की दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करता है। बदले में क्या चाहता है, सिर्फ इज़्ज़त के साथ रुखसती। तो इसमें गलत किया जो अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी कर दे। क्या इसकी बेटी इसके लिए इतना नहीं कर सकती। क्या तुम इस शख्स से मोहब्बत करती हो, शाम ये सवाल को पूछ रहा था। वो खुद भी नहीं जानता था। नहीं सर, मैंने तो इनको देखा भी नहीं है, बस बाबा के फ़ैसले के आगे सर झुका दिया, इसने मुस्कुराते हुए कहा। मोहब्बत भी कोई चीज़ होती है असरा, वो इस लड़की की हिम्मत देखते हुए बोला। मैं अक्सर सुनती और पढ़ती हूँ मोहब्बतें बाप की पगड़ी के सामने हार जाती हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता ये मोहब्बतें बाप की पगड़ी के नीचे पैदा कैसे हो जाती हैं। बाप की पगड़ी बचाने के लिए बेटी ने मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जब ये मोहब्बत पैदा हुई थी तब बाप की पगड़ी का ख्याल नहीं आया। अल्लाह हर बेटी को ऐसी नामहरम मोहब्बत से दूर रखे जो बाप की पगड़ी के नीचे पैदा तो हो जाती है, लेकिन इस पगड़ी को बचाने के लिए इस नाजायज़ मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरे नज़दीक हर लड़की को एक बात याद रखनी चाहिए, तुम्हारा महरम तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा शौहर। किसी चौथे इंसान की मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा हो, कभी अपने दिल को इतना नरम ना करो। नो डाउट, क्योंकि अपने दिल को नरम करके नाजायज़ मोहब्बतों के दिलों में पाल कर इनके बिछड़ने का इल्ज़ाम बाप की पगड़ी और भाइयों के मान पर लगा दिया जाता है। लेकिन जब ये मोहब्बतें पैदा होती हैं तब ना बाप की पगड़ी का ख्याल होता है और ना ही बाप के भाई के मान का। असरा की बातों ने इसे काफ़ी मुतासर किया था। वो छोटी सी लड़की काफ़ी गहरी बातें करती थी। गला तो काफ़ी, वाकई असरा बहुत अच्छियाँ कर रही है। इन्हें घर छोड़ने के बाद वो अपने रास्ते पर जा चुका था, जबकि ज़ारा इसे इसरारी करती रही कि वो चाय तक रुक जाए, लेकिन वो नहीं रुका। लेकिन ज़ारा को आते आते बताया कि वो बहुत जल्द यहाँ आएगा। ज़ारा ने ना वजह पूछी थी और ना ही इसने बताई थी। इसने घर में कदम रखा तो घर में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। जाविक ने इसे अंदर आने जाने का कहते हुए गाड़ी पार्क करने चला गया। इसका सामान अभी भी गाड़ी में था। जाविक ने कहा कि वो ले आएगा। इसने मोबाइल की रोशनी से स्विच बोर्ड ढूंढा जो दरवाजे के बिल्कुल साथ था। इसने लाइट ऑन की। साफ़ सुथरा जगमगाता घर जैसे वो इस दिन भी नहीं देख पाई थी। इस दिन उसने यही सोचा कि वो ये घर जाविक के साथ देखेगी। क्या वो एहसास, तुम यहाँ क्यों रुकी हो? वो अभी दरवाजे के नज़दीक खड़ी थी जब वो लौट आया। कुछ नहीं, बस आपके साथ अंदर जाना चाहती हूँ, आपके साथ ही ये घर देखना चाहती हूँ, एहसास ने मुस्कुरा कर कहा। इस वक्त इसके चेहरे पर कोई मायूसी न थी, वो कुछ हद तक रिलैक्स हो चुकी थी। जाविक ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामा। चलो मैं तुम्हें ये घर दिखाता हूँ। मैं जानता हूँ इस दिन भी तुमने ये घर नहीं देखा था। ज़रूरी ना, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इस दिन ऐसे छोड़कर चला गया, लेकिन बहुत ज़रूरी काम था। अगर ज़रूरी ना होता तो नहीं जाता। वो इसका हाथ थाम कर इसे घर का कोना कोना दिखाते हुए बताने लगा। आज भी आप ज़रूरी काम छोड़कर आए थे ना? मैं कोशिश करूँगी कि आपके काम के बीच बिल्कुल भी ना आऊँ। मुझे पता है कि आप अपने काम से बहुत प्यार करते हैं और मैं चाहती हूँ कि आपका ये प्यार आपके काम और इस वतन के लिए हमेशा बना रहे। एहसास ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। थैंक यू मेरी मीठी सी जान, अब अगर इजाज़त हो तो कुछ खा लें, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। एहसास को पता था कि रास्ते में होटल में इसने अपने और इसके लिए खाना पैक करवाया था। भूख तो मुझे बहुत सख्त लगी है। आज हम बाहर का खाना खाएंगे, लेकिन कल से खाना मैं घर पर बनाया करूँगी। एहसास ने किचन की राह लेते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दिया। बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम्हारे पेपर नहीं होते थे तब तक तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। पेपर्स के बाद जो चाहे करो, और वैसे भी कुछ अर्से बाद तुम्हें बच्चों में बिजी हो जाओगी।
वाह जाविक, बड़ी प्लानिंग की हुई है, लेकिन ये अच्छी बात है कि अपनी बीवी को पढ़ाई में सपोर्ट कर रहे हो। वो मुस्कुराते हुए बोलकर इसके आगे चल दिया, जबकि बच्चों का नाम सुनते ही सास के कदम वहीं रुक गए। चेहरा लाल टमाटर हो चुका था, जबकि जाविक बिना इसकी हालत पर गौर किए आराम से खाने के लिए प्लेट्स निकाल रहा था। क्या हुआ जानम, तुम वहाँ क्यों रुक गई? क्या भूख नहीं लगी? जाविक मुस्कुराते हुए बोला, जबकि एहसास बिना कुछ बोले इसके करीब आ बैठी। जाविक के हज़ार बार मना करने के बावजूद उसने बर्तन उठाकर ना सिर्फ किचन में रखे, बड़े अच्छे से धोकर वापस सलीके से वहीं रख दिए जहाँ पहले थे। वो जानती थी कि जाविक सफाई को पसंद करता है, वो खुद भी साफ़ सुथरा रहता है और अपने रहने की जगह को भी साफ़ सुथरा रखता है। ये इसके बचपन की आदत थी, इसने कभी जाविक का कमरा गंदा नहीं देखा था और ना ही ये घर। वाह, एड्डा सोफिस्टिकेटेड जाविक। सारा काम ख़त्म करके इसने अपने कमरे में जाने का सोचा, जहाँ जाविक इसका इंतज़ार कर रहा था। एक तरफ जाविक के बारे में सोचते हुए इसके गाल सुर्ख हो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ न जाने कि उसके अंदर एक खौफ था। आज से इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्या वो आम लड़कियों की तरह ज़िंदगी गुजारेगी? क्या वो एक स्टूडेंट की ज़िंदगी गुजार सकेगी? बहुत सारे सवालों के साथ इसने कमरे में कदम रखा, जहाँ वो बेड पर लेटा हुआ कोई फाइल देख रहा था। इसे देखकर मुस्कुराते हुए अपने साथ साइड पर बैठने का इशारा किया। वो आहिस्ता से चलती बेड के कोने पर आ बैठी। इसकी घबराहट को देखते हुए जाविक ने मुस्कुराकर इसका हाथ थामा और अपनी तरफ खींच लिया। क्या क्या सोच रखा है इस छोटे से दिमाग में? कौन सी सोच सवार है, मुझे बताओ। वो इसका सर सकिए के साथ लगाता खुद इस पर झुका हुआ था। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो पहली बार तो इसके इतने करीब नहीं आया था, फिर इतना डर न जाने कि इसके हाथ पैर काँप रहे थे, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जब जाविक ने इसके दिल की धड़कन को और भी स्लो कर दिया, उसके लबों पर छुपकर और इसको भूख लाने पर मजबूर कर गया। कमरे की खामोशी में इसकी सांस का कतरा कतरा पीते हुए वो मदहोश होने लगा था। जब इसके लबों को आज़ादी बख्शी तो इसके चेहरे से जैसे खून निचड़ने वाला था। मेरी जान, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में कौन से सवाल उठ रहे हैं। यही सोच रही हो ना कि इस रिश्ते में आने के बाद क्या तुम वैसे ही रहोगी जैसे अब हो? वो जैसे इसकी रग रग से वाकिफ़ था। नहीं मेरी जान, इस रिश्ते में आने के बाद हर लड़की बदल जाती है। इसकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो जाती है, जिसमें इसे बहुत सारी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन आई प्रॉमिस तुम्हें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इन एग्ज़ाम से पहले मैं तुम पर किसी भी किस्म का कोई बोझ डालूँ, इसलिए मैंने सोचा कि हम अपने इस नए रिश्ते की शुरुआत तुम्हारे पेपर्स के बाद करेंगे। तब तक मुझे अपने करीब आने से रोकना मत, क्योंकि हद से मैं बढ़ूंगा नहीं। लेकिन तुम्हें ये ज़रूर याद दिलाऊंगा कि तुम्हारी हर सांस पर सिर्फ मेरा हक है। वो नरमी से इसके लबों को छूता पुरसकून सा होकर बेड पर लेट गया, जबकि वहीं से इसे देखे जा रही थी। जान, अब तो तुम्हारा ही हूँ, सारी ज़िंदगी देखती रहना। इसे खींच कर अगले ही लम्हे अपनी बाहों में लेते हुए इसका सर अपने सीने पर रखकर सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, जबकि वो इसके सीने से लगकर पुरसकून से मुस्कुराई। इसकी माँ ने कहा था कि जाविक तुम्हें समझता है, तुम्हें जानता है, तुम्हें पहचानता है। इसके सामने वजाहतें देने की तुम्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसने अपने दोनों बाजू जाविक के गिर्द फैलाए और पूरे हक से इसके सीने पर सर रखकर पुरसकून नींद सोने लगी। इसकी आंख खुली तो बाहर से खटखट की आवाज़ आ रही थी। जाविक के सीने पर सर रखे रात इतनी गहरी नींद सोई थी कि सुबह की नमाज़ कज़ा होगी, जबकि बाहर से आती आवाज़ से कन्फ्यूज़ कर रही थी। इसने एक मुस्कुराती नज़र जाविक के चेहरे पर डाली और उठकर बाहर निकल आई, जहाँ से आवाज़ आ रही थी। इसने किचन में झांका तो एक दरमियानी उम्र की औरत नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। इसी अंदाज़ा लगाने में ज़्यादा वक्त न लगा कि वो मेड थी। बीबी जी, आप जाग ही बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। कल रात साहब जी का फ़ोन आया था कि सुबह जल्दी आ जाओ। वैसे तो मैं जल्दी आती हूँ, लेकिन जिस दिन साहब जी को सुबह सुबह काम पर जाना होता है, इस दिन जल्दी बुलाते हैं, ताकि जल्दी घर की सफाई कर सकूँ और ताला लगा कर वो जा सकें। लेकिन कल रात साहब जी ने बताया कि वो अपनी दुल्हन को लाए हैं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हैं आप। लेकिन ये क्या, कोई जेवर नहीं, कोई लाली नहीं? नहीं, मेरी दुल्हन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और ओश यार, और फिर अपने शौहर के दिल पर भी तो खूबसूरत बीवी राज करती है, इसलिए आज से तैयार रहना शुरू कर दीजिए। वैसे तो आप हैं बहुत खूबसूरत के साथ जी, भूल कर भी किसी को और को ना देखें, लेकिन फिर भी बीवी को एहतियात करनी चाहिए। वो नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, जबकि एहसास की बात सुनकर मुस्कुराते हुए टेबल पर बैठ गई। आप ऐसा करें, सफाई कर दें, नाश्ता मैं बना लेती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लाजमा से देख कर आएगी। एक दिन की दुल्हन को काम हरगिज़ नहीं करने दूंगी। नई नवेली दुल्हन घर पर राज करती है, और बाद में भी तो ये सब कुछ आपने संभालना। 4 दिन आराम करें। वो इसकी बात की नफ़ी करते हुए बोली, अरे नहीं, मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं। वैसे भी देखें, काम काफ़ी ज़्यादा है और नाश्ता बनाने में वैसे बहुत वक्त लग जाएगा। आप जाएं काम ख़त्म करने, तब तक मैं नाश्ता बना लूँगी। इसने ज़बरदस्ती मुलाजमा को सफाई के लिए भेजा, जबकि वो मुस्कुराते हुए नाश्ता बनाने लगी। इसने बहुत दिल से जाविक के लिए नाश्ता बनाया था। कल रात जाविक के बारे में सोचते हुए इसके लबों से मुस्कुराहट एक सेकंड के लिए भी जुदा नहीं हो रही थी। कितना अच्छा था जाविक, इसकी हर बात को समझता था, चाहे वो बोले या ना बोले। इस रिश्ते को समझने के लिए इसे थोड़े से वक्त की ज़रूरत थी, जो जाविक ने इसे दिया था। जाविक की आंख खुली तो एहसास इसके साथ नहीं थी। बाहर से आवाज़ आ रही थी, मतलब कि वो बाहर थी या शायद मुलाजमा के साथ। वो खामोशी से उठकर फ़ौरन बाहर आया, जहाँ मुलाजमा सफाई में बिजी थी और वो किचन में खड़ी नजर आई। ये तुम क्या करी? मैंने तुम्हें मना किया था ना किसी काम को हाथ मत लगाना। एक बार मेरी बात मान जाए करो, ऐसा मुमकिन है क्या?
इसके सर पर खड़ा इसे गुस्से से घूरते हुए बोला, जाविक गुस्सा मत करें, हम पहले कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। एक तो आज आंख इतनी देर से खुली और एक आप हैं। चलें आप जल्दी से यहाँ बैठकर नाश्ता करें। अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते। वो उसकी घुरियों को नज़रअंदाज करते हुए इसे छोटा बच्चा बना चुकी थी, जबकि इसके अंदाज पर मुस्कुराता इसके गाल पर झुक गया। जाविक, इसकी जिसारत पर वो चिल्लाई और आगे पीछे देखने लगी, कहीं मुलाजमा देख ना लिया हो। बोलो जान, दूसरी साइड भी चाहिए क्या? वो मुस्कुराते हुए इसकी दूसरी साइड के गाल पर झुकने लगा, जब एहसास ने धक्का देकर पीछे किया। बहुत बेशर्म है आप। वो अपने चेहरे के दोनों गालों पर हाथ रखते हुए झेंप के बोली, लेकिन वहाँ किसे परवाह थी। मैं नहा कर आता हूँ। वो मुस्कुराकर जाने के लिए मुड़ा, जब एहसास ने अपने गालों पर से हाथ हटाया, लेकिन अगले ही लम्हे वो इसके चेहरे को पीछे की तरफ से पकड़ता इसके दूसरे गाल को भी अपने जारहाना प्यार से सुरख कर चुका था। जबकि इसके जाते ही वो अपने दिल की स्पीड पर हाथ रखकर इसकी छोड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। इस शख्स के साथ गुजारा बहुत मुश्किल था। अपने दोनों गालों पर उल्टा हाथ रखकर ठंडी आह भरकर वो रहेगी। वो वापस आया तो एहसास इसकी थोड़ी देर पहले वाली जिसारत भुलाकर इसके सामने नाश्ता रखने लगी। ये सिर्फ आज के लिए, आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी। घर में मुलाजमत सब कुछ करने की, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं नहीं चाहता कि तुम फेल हो जाओ। शादी के बाद अगर तुम फेल होगी तो अम्मी जान क्या सोचेंगे कि मैंने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया, जबकि मैं तो साफ कहूँगा कि इसके अपने दिल में चोट था, ये ठीक से पढ़ती नहीं थी। जाविक, अब मैं दिन रात सिर्फ पढ़ तो नहीं सकती ना। ठीक है, कोई ज़्यादा कोई काम नहीं करूँगी। इसके इस तरह से बोलने पर जाविक ने इसे घूर कर देखा, जब वो अपनी बात बदल गई। सिर्फ सुबह का नाश्ता बनाया करूँगी आपके लिए अपने हाथों से, प्लीज़, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। जाविक ने एक नज़र इसके चेहरे में देखा, फिर हाँ में गर्दन हिला दी। लेकिन इससे तुम्हारी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पर दो। शोहर तुम्हारा IAS में मेजर और तुम BA फेल, क्या सोचेंगी दुनिया? वो इसे तपाते हुए बोला, जबकि वैसे घूर कर रहेगी। मैं पास हो जाऊँगी, इसने जोश से कहा, जिस पर जाविक ने मसनूई मुस्कुराहट से दाद दी। जाविक नाश्ता करने के बाद तैयार होने चला गया, क्योंकि पहले इसे अपने सीक्रेट रूम में जाना था। कॉलेज इसके घर के बहुत नज़दीक था। वह अकेले ही कॉलेज आ चुकी थी, जबकि न जाने जाविक कहाँ था, जो अभी तक नहीं आया था। इसने आते ही सबसे पहले ज़ारा को बताया कि इसकी रुखसती हो चुकी है। वो यहाँ कॉलेज के बिल्कुल करीब ही रहती है। ज़ारा इसकी रुखसती का सुनकर बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जब इसने पूरी बात बताई तो बहुत परेशान हो गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि रहमान अंकल इस हद तक कैसे जा सकते हैं। वो तो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे। वो ज़ारा से कभी भी कुछ भी छुपाती नहीं थी, इसलिए ये बात भी इसने नहीं छुपाई। लेकिन फिर भी ये नहीं बता पाई कि इसके बाप दौलत की लालच की वजह से इसकी शादी किसी और के साथ करवा रहा है। इसने बस यही बताया कि वो जाविद के साथ इसकी शादी पर राज़ी नहीं। मुझे तुम्हारे शौहर से मिलना। सब जानने के बाद ज़ारा का पहला जुमला यही था, जो सुनने के बाद वो मुस्कुराई। ज़रूर मिलाऊंगी इन्हें, बल्कि तुम इन्हें देखकर ना तुम शॉक्ड हो जाओगी। अरे शॉक्ड ही तो होना चाहती हूँ मैं इन साहब को देखकर। आखिर दिखते कैसे? नेचर कैसी है? मेरी सहेली का दिल कैसे चुराया? एक एक सवाल पूछूंगी और सारी होने के सारे हक भी अदा करूँगी। मेरा नेक भी देंगे वो बड़े आए छुपा कर रुखसत करवाने वाले। जानते नहीं है मुझे, ज़ारा अफजल खान नाम है मेरा। ज़ारा अपनी धुन में बोले जा रही थी जब जाविक क्लास में दाखिल हुआ। सर आज तो कोई टेस्ट नहीं था। जाविक ने क्लास में दाखिल होते ही टेस्ट के लिए कहा तो सारे स्टूडेंट्स परेशान हो गए। आप लोग को टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं कभी भी किसी भी वक्त पीछे पढ़ाए के सारे चैप्टर का टेस्ट ले सकता हूँ, जैसे आज ले रहा हूँ। मुझे जानना कि ये सब आपको सिर्फ वक्ती तौर पर समझ में आ रही है, क्या पेपर्स में भी कुछ कर पाएंगे आप लोग? चलें अब जल्दी से टेस्ट शुरू करते हैं। जाविक ने इनके सवाल का जवाब देते हुए बोर्ड पर सवाल लिखना शुरू कर दिया, जबकि कुछ स्टूडेंट समझ भी नहीं पा रहे थे कि ये सवाल कौन से चैप्टर का कौन सा फार्मूला है। बस पता था कि इतना कि जाविक के चेहरे पर जो सख्ती और गुस्सा वो सब पर निकालने वाला है। सब स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे और इनमें वो दोनों भी बहुत परेशान थी। सबकी तरह इनका भी वही हाल था। जबकि वह सवाल लिखने के बाद हल करने का कहता हुआ थोड़ी देर के लिए बाहर जा चुका था। सबको अलग अलग सवाल, अलग अलग फार्मूला सॉल्व करने का कहकर वो न जाने कहाँ गायब हो गया था। जबकि सारी क्लास मायूसी से एक दूसरे का चेहरा देख रही थी। मतलब आवा ही बिगड़े है, किसी एक में नहीं आता। सर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो लड़की जो जाविक हैदर शाह के निकाह में थी, इसकी रुखसती हो चुकी है। अब इस लड़की को गायब करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब वो जाविक हैदर शाह के घर पर रहती है। अब हम अपने पैसे कैसे निकलवाएंगे सर? हिजाब और जाइम भी अपना बच्चा गायब कर चुके हैं। वो हर तरह से तैयार होकर हम पर हमला करें, और अगर हमारे पैसे हमें नहीं मिले तो हम आगे कैसे पहुँचाएँगे? वही पैसे तो हम इन्हें देने वाले थे। ऑर्डर बुक हो चुके हैं। 40 मन ड्रग्स पाकिस्तान प्राइवेट जेट के ज़रिए ट्रांसफ़र करवाई जा रही है। हम पैसे कहाँ से लाएँगे, कहाँ से देंगे इस ऑर्डर की रकम? इन लोगों को हमारे पास तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। जितना है इतना दे दो, बाकी मैं इन लोगों से निकलवाने की कोशिश करता हूँ। किंग ने परेशानी से कहा। इसे लगा एहसास को गायब करके वो अपना मकसद आसानी से पाने वाले थे और अपने पैसे भी वापस लेने वाले थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। एहसास अब जाविक के घर पर थी और जाविक के घर पर घुसना इतना भी आसान ना था। वो चील सी तेज़ नज़र रखने वाले शख्स अपने चारों तरफ की निगरानी करना अच्छे से जानता था, और किंग को इस वक्त अपने पैसे से मतलब था। वो जाविक से पंगा लेकर अपने पैसों पर रिस्क नहीं ले सकता था। अभी तक वो पैसे इनके किंग के गैंग के पास थे। अगर वो पाकिस्तानी सरकारी ख़जाने में जमा हो गए तो इन पैसों को निकलवाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए इसने जवाब दिया, इन 3 दिनों में ही करना था कुछ ना कुछ।
जाविक बहुत परेशान था। बोर्डिंग स्कूल में हिजाब और जाइम के बच्चे पर कोई अनजान लोग नज़र रखे हुए थे, जिसकी खबर मिलते ही इसने मूसा को स्कूल से निकलवा कर गायब कर दिया। सुबह से लेकर अब तक वो लोग इसी काम में लगे हुए थे। वो तो शुक्र था कि मूसा को वक्त पर वहाँ से निकालने में कामयाब रहे, वरना जाने वो लोग इस मासूम बच्चे के साथ क्या करते। इसे सुबह से इसी बात का गुस्सा था। ड्रग्स और पैसा इन लोगों के लिए इतना अहम था कि एक छोटे से बच्चे की जान भी इनके सामने कोई अहमियत नहीं रखती थी। वो गुस्से से अपने क्लासरूम में वापस आए, जहाँ सब लोग टेस्ट लेने में मसरूफ़ थे। जाविक दिना तो ज़मीर मार जावे ना, वो छोटा बड़ा कुछ नहीं दे देना, छोटा दे देना, औरत दे देते ना, और कोई बुजुर्ग दे दे। पता नहीं वो जो लिख रहे थे वो सही था या गलत, लेकिन इसे देखते हुए सब अलर्ट होकर अपनी पेंसिल को पेपर पर चलाने लगे। इसने एक स्टूडेंट के सामने से पेपर उठाया और देखने लगा। ऊपर सिर्फ रियाजी के चंद अल्फाज लिखे थे। इसने एक नज़र सामने खड़े लड़के को देखा और फिर आउट कहकर क्लास से आउट कर दिया। और फिर इसी लिस्ट में न जाने कितने ही स्टूडेंट क्लास से आउट हो गए। जब एहसास के पास आया, एहसास नजर नीचे किए हुए इसे अपने टेस्ट दिखा रही थी। इस पर सिर्फ 3 ही लफ्ज़ लिखे थे, 1 2 3। गुड मिस एहसास, आप तो बोर्ड में टॉप करेंगी, वो इसे गुस्से से घूरते हुए बोला। इस तरह वो क्लास के सारे स्टूडेंट्स की अच्छी खासी बेइज्जती करके आया था। क्लास से बाहर जाएं और आज की तारीख में 50,000 तक गिनती लिख कर लाएं, क्योंकि आप कॉलेज के लेवल की स्टूडेंट नहीं, स्कूल के लेवल की स्टूडेंट है। इसने इसका पेपर टेबल पर पटकते हुए ज़ारा का पेपर उठाया। सर मैं बाहर जाऊँ? ज़ारा शायद अपनी बेइज्जती सुनने के लिए तैयार न थी, इसलिए पहले बोल उठी। जाविक ने सुकून से इसका पेपर इसके हाथ में पकड़ाया और बाहर जाने का इशारा किया। देखा मैं कैसे बच की, बंदे को अपनी काबिलियत का अंदाज़ा खुद होना चाहिए। इसके कान में सरगोशी करते हुए इसके साथ बाहर आ गई, जबकि एहसास 50,000 तक गिनती लिखने में मसरूफ़ हो चुकी थी। 50,000 तक। जाविक शादी तो बाद अगले दिन कौन इस तरह का सलूक करता अपनी बुढ़ी के नाल, जिहदे ते ना फिदा भी होवे ना मारे भी रहा होवे, फिर उन्होंने सीधी 50,000 तक लिखने वास्ते गिनती दे दी। माँ सदके चली जावे तेरे तो। क्या ज़िंदगी है तेरी एहसास, आज ही तेरी शादी हुई, आज ही यहाँ बैठकर गिनतियाँ लिख रही है। आज छुट्टी मार लेती तो क्या था जाता। अब जब घर जाकर जीजू को बताया कि इस हिटलर ने तेरे साथ क्या किया, तो तेरा कितना मजाक उड़ाएंगे, क्या कहेंगे इनकी बीवी इतनी नालायक और वो खुद आर्मी ऑफिसर। ज़ारा इसके साथ बैठे अगले चंद सफ़े छोड़कर 1000 से आगे लिखने में मसरूफ़ थी, जबकि एहसास अंदर ही अंदर खुद को कोस रही थी। कल तो इसकी शादी हुई, इसे कॉलेज नहीं आना ही नहीं चाहिए था, और कम से कम इतनी बेइज्जती तो नहीं होती जितनी आज हुई थी। आज तो अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। आज तो इसने ये भी बोल दिया कि वो स्कूल लेवल की स्टूडेंट है। गलती भी इसी की थी, इसे जावी की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैथ्स लेनी नहीं चाहिए थी। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, बल्कि तेरे मामले में तो चिड़िया उजाड़ गई खेत। जावी का मैसेज आते वो बाहर जाने के लिए उठी और ज़ारा को खुदा हाफिज़ कहते हुए वो बाहर आ गई। मूड ख़राब था, जबकि अब जाविक का मूड ठीक हो चुका था। जाविक ने इसका फूला हुआ चेहरा देखा तो मुस्कुरा दिया। 2 मिनट रुको, शाम फाइल देने आएगा। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी तो जाविक ने कहा, सर शाम को पता चल जाएगा। इसे सब पता, तो मैं घबराने की ज़रूरत नहीं, वो उसकी बात काटते हुए बोला। क्या बात है जाने मन, आज मूड बहुत ऑफ है। इसका फूला हुआ चेहरा देखकर वो इसकी तरफ आया। दूर रहे मुझसे, बिल्कुल भी बात नहीं करनी मुझे आपसे। ऐसे कैसे इतना सारा डांट दिया, वो भी सबके सामने। मैं कॉलेज लेवल की स्टूडेंट, स्कूल लेवल की स्टूडेंट हूँ। वो इसके अल्फाज दोहराते हुए बोली तो बेख्तियार मुस्कुरा दी। मेरी जान, तुम तो मेरे दिल की स्टूडेंट हो। बहुत जल्द तुम्हें वो वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा जो आगे सारी ज़िंदगी काम आएंगे। उसके सुर गाल खींचते हुए इसका हाथ थाम कर अपने करीब कर चुका था, जबकि एहसास आगे पीछे देखती इसे खुद से दूर करने में मसरूफ़ हो चुकी थी। वो हर मुमकिन कोशिश से मज़ाहमत कर रही थी, लेकिन सामने जाविक हैदर शाह था, जिसके सामने इसकी मज़ाहमत कभी भी न चली। वो इसका रूठा हुआ अंदाज़ इंजॉय कर रहा था, जब किसी ने इसे अपनी तरफ खींचते हुए अपना नाजुक हाथ से रख कर एक तमाचा इसके मुंह पर दे मारा। ओ तेरी आ, किन्ने चढ़ मार दी थी। जबकि जाविक हैरान और परेशान नज़रों से सामने खड़ी नाजुक लड़की को देख रहा था। बड़ी वैसे आउट क्लास चंड पई जाविक नू। इसके हाथ का थप्पड़ खाने के बाद अब वो इसे घूर कर देख रहा था। जो बिना इससे डरे इसकी आंखों में आंखें डाले गुस्से से बोलना शुरू हुई तो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। क्या समझ के रखा आपने कि आप टीचर है तो हम स्टूडेंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं? बहुत ही डिसेंट किस्म के इंसान लगते थे मुझे आप, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह के घटिया गिरे हुए इंसान होंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को इस तरह से टच करने की? क्या समझ रखा है आपने? इसे मासूम है क्या? कुछ बोलेगी नहीं, जो चाहे कर लें आप। सोचिएगा भी मत। अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट में सारे टीचर्स को यहाँ इकट्ठा करके आपके इस घटिया हरकत के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं इस सब कुछ टीचर्स को नहीं बताऊँगी, बल्कि जाविक शाह को बताऊँगी। शायद किसी आर्मी ऑफिसर से आपका पाला नहीं पड़ा होगा, लेकिन अब पड़ेगा। कहाँ है वो जाविक भाई? बताओ मुझे। पहले इन साहब की मरम्मत करवाते हैं। गुस्से से बोले जा रही थी जब शाम ने पीछे से आकर इसे चुप करवाने के लिए हाथ बांधे। बस कर, जब बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें क्या लगता है हम लोग इतने बुरे हैं जो किसी को भी इस तरह से टच कर लेंगे? जिसका डरावा तो इसे दे रही हो, यही वो जाविक शाह है। मेरा मतलब यही तुम्हारी सहेली का शौहर है। बिना जाने बिना समझे तुमने रख के लगा दिया इसके मुंह पर। शाम ने इसे समझाते हुए कहा तो ज़ारा ने एक नज़र उठाकर जाविक के चेहरे पर देखा, जहाँ इसे गुस्से में देखकर वो एक बार फिर से नज़र झुका गई। ज़ारा एक्शन लेने तो पहले ना बंदा पूछ ले मैं की गल बात है। वैसे बड़ी आउटस्टैंडिंग चपेट मारी। या अल्लाह, ये जाविक भाई है? मेरा मतलब सर हैदर सर। हाँ सर हैदर ही मेरे शौहर जाविक हैदर शाह हैं, और यही बात मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब तुम शुरू होती हो आगे पीछे देखती कहाँ हो? एहसास ने मुंह बनाकर कहा। इस वक्त वो दोनों जाविक के घर पर बैठे थे, जबकि जाविक अपने कमरे में था और शाम भी इसके साथ ही था। जब एहसास ने इसे पूरी बात बताई तो ज़ारा परेशान हो गई। यानी कि वो लोग हमारे कॉलेज में किसी मिशन को पूरा करने आए? वाह, मतलब शाम सीक्रेट एजेंडा, कोई टीचर नहीं? ज़ारा एक्साइटेड होकर बोली तो एहसास ने सर हिलाया।
वाह यार, हमारे कॉलेज में सिगरेट एजेंट घूम रहे हैं और हमें पता ही नहीं है, कितने निकम्मे हैं हम लोग। खैर कोई बात नहीं, जाविक भाई से माफ़ी मांग लूँगी, मैंने बिना सोचे समझे इन पर हाथ उठाया। मुझे लगा वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हैरास कर रहे हैं, इसलिए मैंने इन्हें थप्पड़ मार दिया। वो शर्मिंदा से इसका हाथ थामे, मैं बोली, जब जाविक कमरे से बाहर आए, तुमने गलत नहीं किया ज़रा, हर लड़की में अपना या अपनी दोस्त का बचाव करने की हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात हिम्मत भैड़ी भी पुट्ठी भी पाई जाती है। अपनी सहेली के लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठाया, ये कोई छोटी सी बात नहीं। आज तुमने जो किया वो काबिल तारीफ़ था, लेकिन सर फिर भी मुझे आप पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पता है क्या, मैं आगे पीछे देखती नहीं हूँ, जो दिमाग में आता वही करती हूँ। अब आपको एहसास के साथ इतना करीब देखकर मैंने बिना सोचे समझे आप पर हाथ उठा दिया। आई एम सॉरी। वो सर झुकाकर बोली तो जाविक मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन थप्पड़ काफ़ी ज़ोर का था। इसने गाल मसलते हुए कहा। ज़ारा खिलखिलाकर हंसी। अब हिम्मत दिखाओ तो ज़ोर की दिखानी चाहिए, वो खिलखिलाते हुए बोली, जबकि इसके घर जाने का वक्त होते हुए जाविक खुद इसे घर ड्रॉप करके आया था। लेकिन घर आते हुए इसे एक और बात पता चली कि इसका रिश्ता और इसके पेपर्स के फ़ौरन बाद ही इसकी शादी कर दी जाएगी। ज़ारा परेशान नहीं थी, ये फ़ैसला इसे हमेशा से अपने माँ बाप को दिया हुआ था और वो जब चाहे जैसे चाहे इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन वो इन लोगों से दूर नहीं जाना चाहती थी, वो हमेशा अपनी फैमिली के करीब रहना चाहती थी, इतना करीब कि वो जब भी चाहे अपने वालिदैन से आकर मिल सके। अब पता नहीं इसकी ये ख्वाहिश पूरी होनी थी या नहीं। सर जी, मैंने बहुत कोशिश की थी कि दोनों की तलाक हो जाए, लेकिन वो जाविक और मेरी बीवी ने मिलकर सब कुछ ख़राब कर दिया। मेरी बेटी तो तलाकनामे पर साइन करने वाली थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। कोई बात नहीं रहमान अंकल, इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब भी आपको एक शानदार ज़िंदगी देने के तैयार हूँ। मेरा मतलब है, आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। वो इन्हें देखते हुए मुस्कुराकर बोला तो रहमान साहब इसे देखने लगे। कहीं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे जाविक हैदर की बीवी चाहिए। फिक्र मत कीजिएगा, आपकी बेटी को मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, सिर्फ अपनी रकम वापस निकलवाने के लिए इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा। देखिए, मेरा सारा बिजनेस दाव पर लगा। जाविक ने धोखे से मुझसे सारा पैसा ले लिया। वो पाकिस्तान के सारे बड़े लोगों को टारगेट करके इसका पैसा पाकिस्तानी सरकारी खजाने में ट्रांसफ़र कर देगा। इससे पहले मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। मैंने सुना है वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्लीज़ मेरी मदद करें, यकीन करें आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, बस मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाए और मैं वादा करता हूँ इसके बाद आपको मुँह मांगी कीमत दूँगा। वो इसके हाथ थामते हुए बोला तो रहमान साहब सोचने पर मजबूर हो गए। एक तरफ पैसा दौलत बेशुमार था और दूसरी तरफ इनकी बेटी का सवाल था, जिससे वो बेतहाशा मोहब्बत करते थे, लेकिन वो कौन सा इनकी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाने वाला था। यही सोचते हुए उन्होंने इसके ऑफ़र को कबूल कर लिया। 2 और फिटे मुँह और वापस जाने के लिए मुड़े। सर, आप क्या सच में इस बुड्ढे को इतना पैसा देंगे और क्या हम जाविक से बदला नहीं लेंगे? अरसलान ने पूछा। लेंगे, ज़रूर लेंगे। उस बुड्ढे को मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा और इस जाविक से बदला तो मैं अपने अंदाज में लूँगा। जिस तरह इसने मेरी कमज़ोरी पर हमला किया, मैं इस तरह इसकी कमज़ोरी पर हमला करूँगा। इसकी बीवी को जान से मारकर किंग का पैसा मारकर इसने बहुत बड़ी गलती है और वो पछताएगा। किंग ने कुछ सोचते हुए कहा तो अरसलान कहका लगाकर हंस दिया, लेकिन फ़ोन पर मिलने वाली अगली खबर ने इसके रोंगटे खड़े कर दिए। इंडिया से पाकिस्तान आने वाले बहरी जहाज़ जाविक हैदर शाह के हाथ लग चुका था, जिसमें मौजूद 40 मन ड्रग्स पानी में बहाकर ज़ाया कर दी गई थी। इस बार नुकसान अरबों का नहीं खरबों का हुआ था। जाविक हैदर शाह, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, सफियान मिर्ज़ा दहाड़ते हुए चिल्लाया था। इसे यहाँ रहते हुए 4 दिन गुजर चुके थे। जाविक हर मुमकिन तरीके से इसका ख्याल रखता और इसे पढ़ाई में ध्यान देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और ख़ुद भी पढ़ाई में इसकी मदद करता। आज जाविक बहुत खुश था, इसका बहुत बड़ा मकसद कामयाब हो गया था। इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट करने वाली खुफिया ड्रग्स का जहाज़ पकड़ा जा चुका था। इसने जानबूझकर सारी ड्रग्स ज़ाया की थी। इसने खुद सारी ड्रग्स को समंदर में बहाया था, क्योंकि वो जानता था कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर ही अंदर ऐसे घटिया लोगों के लिए काम करते हैं। अगर वो सब कुछ ज़ब्त करता तो यकीनन बहुत जल्द वही कोई ना कोई इसे यहाँ से निकलवा कर वापस इन लोगों तक पहुँचा देता। इसलिए इसने जानबूझकर सब कुछ ज़ाया कर दिया और बाद में कह दिया कि हमले के दौरान सब कुछ ज़ाया हो गया। एक इनकी खुशी की ये वजह थी और दूसरी वजह ये थी कि हिजाब और ज़ाइम को शाम के रिश्ते की अच्छी तरफ से अच्छी खबर मिल चुकी थी। वो लोग शाम और ज़ारा की शादी शाम से करवाने के लिए तैयार थे, लेकिन इसे हैरत इस बात की थी कि ज़ारा को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम ना थी। क्या वो जानती थी कि इसकी शादी शाम से होने वाली है? वो अनजान थी इन सब बातों में। जो भी था, शाम इसकी शादी को लेकर बहुत खुश था और इसकी खुशी देखकर वो बहुत खुश था। बस मेरी जान, ये आखिरी सवाल हल करो, फिर सो जाना। वो इसे प्यार से पचकारते हुए फिर से सवाल समझाने लगा, जबकि एहसास की आंखें नींद से भरी हुई थी। जाविक, मुझे अच्छे से समझ आ गया, कल का टेस्ट बहुत अच्छा होगा, प्लीज़ अब मुझे सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो मिन्नतें करने वाले अंदाज में बोली। कह रहा हूँ कि आखिरी सवाल जल्दी से हल करो, फिर सो जाओ। वो तो कब से इसे प्यार से समझा रहा था, इसकी ज़िद पर गुस्से से बोला तो मुंह फुलाकर बैठी। मैं नहीं बोलती आपसे, जब देखो मुझे गुस्सा करते रहते हैं। मैं जा रही हूँ अपने घर, मुझे नहीं रहना आपके साथ, सब बताऊँगी मम्मा को। वो किताब एक तरफ रखती उठने लगी, जब जाविक ने इसका हाथ थाम कर इसे अपनी तरफ खींचा। वो किसी टूटी हुई डाली की तरह खींचती इसके सीने में आ लगी। जब जाविक ने इसे बेड पर लिटाते हुए खुद इसके ऊपर आ गया, एहसास का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का था। यार, एक तो तुम रूठती बहुत हो। कह तो रहा हूँ आखिरी सवाल, फिर सो जाना, फिर प्लीज़ समझने की कोशिश करो। वो मोहब्बत से इसके बाल संवारते हुए इसे अपने बिल्कुल नज़दीक कर चुका था, जबकि इसकी गुर्बत सहते हुए नज़र नहीं उठा पा रही थी। सुबह नमाज के वक्त समझ लूँगी, पक्का वादा। और वैसे भी फ्रेश माइंड के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। वो अपनी नींद का ख्याल करते हुए बहुत भी
मध्यम लहजे में बोली तो जाविक को भी एहसास हुआ कि पिछले 2 घंटे से वो मुसलसल अपना सर खपा रही है, जैसे मेरी जान की मर्जी। वो इसके माथे पर अपने लब रखता इसकी किताबें समेट कर एक तरफ रखकर बेड पर लेट गया और इसका सर अपने सीने पर रखते हुए इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा, जबकि एहसास रोज़ की तरह इसके गिर्द अपनी बाहें फैलाती अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। कभी कभी तुम्हें अपने इतने करीब देखकर सोचता हूँ सारे वादे इरादे एक तरफ रखकर सबसे पहले अपना हक वसूल करूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ इससे पहले को फिर से कोई बेबाकी शुरू करता है। एहसास ने चेहरा इसके सीने पर से उठाते हुए इसके लबों पर हाथ रख दिया। सो जाएं जाविक, मुझे बहुत नींद आ रही है और इस वक्त आपने अगर किसी भी किस्म की कोई भी फजूल बात की तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी, बल्कि कमरा भी छोड़कर चली जाऊँगी। वो नींद में डूबी आंखें लिए इसे देखकर धमकी देने वाले अंदाज में बोली तो बेख्तियार मुस्कुराते हुए इसका सर एक बार फिर अपने सीने से लगाए सोने की कोशिश करने लगा। वो इसकी बातों से इसका यही हाल होता था, कभी चेहरा शर्म के मारे सुर्ख तो कभी गुस्से के मारे तपका रह जाता, जबकि ये इसका ये अंदाज़ बहुत इंजॉय करता था। कुछ ही दिनों में इसकी ज़िंदगी बहुत हसीन हो चुकी थी। मम्मा, आपको पक्का पता है कि मेरा रिश्ता इनके लिए आया? वो सुबह से शाम की तस्वीर लिए कभी इधर तो कभी उधर घूम रही थी। और नहीं तो क्या। और सबसे मज़े की बात यह है बेटा जी कि ये हमारे वतन के लिए लड़ता है, हमारे वतन के लिए काम करता है। लड़का आर्मी में, और तुम्हारे अब्बू ने ये बात सुनी तो फ़ौरन ही राज़ी हो गए। अब इससे ज़्यादा खुशी की और कौन सी बात हो सकती है कि जिसके साथ हमारी बेटी की शादी होगी वो वतन का सिपाही है। अम्मी तो सुबह से शाम की तारीफ़ें की जा रही थी, जबकि वो शाम की तस्वीर लिए बहुत गौर से देख रही थी। शायद यकीन करना चाहती कि ये शाम ही है, ये कोई और नहीं। बेटा अब इसे घूर 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 के नज़र मत लगा देना, पता है मुझे बहुत खूबसूरत दिखता है। लाओ तस्वीर वापस करो, तुम्हारे भाई को दिखाना। ज़ारा के एक भाई ने तो शादी के लिए हाँ कर दी थी, दूसरे भाई की तरफ से भी हाँ थी, बस वो तस्वीर देखना चाहता था। हाय अल्लाह, अब मैं कैसे सुबह इनके साथ पास जाऊँगी, कैसे इनकी क्लास लूँगी? ये तो मेरे मंगेतर निकला है। ज़ारा की कभी शर्मा रही थी, कभी खुश हो रही थी। वाह ज़ारा, कभी कुछ खाती पीती हो नहीं, अपना हाल देखो। तरस आता मुझे अपने आप पर, कैसे गुजारा करोगी तुम मेरे साथ? इसे थोड़ा सा खा कर उठते देखकर वो बोला, मेरा हो गया, मैं खाना खा चुकी हूँ और मैं इतना ही खाती हूँ। इसे आहिस्ता से बोलते देखकर वो मासूमियत से बोली, वही तो मैं कह रहा हूँ मेरी जान, थोड़ा ज़्यादा खाया करो, अपनी जान बनाओ, मुझे बर्दाश्त करना बच्चों का काम नहीं। वो समझाते हुए एंड पर शरारत से बोला, जिस पर वो झेंप कर रह गई। ओहो, आप ना बहुत वो हैं। इसे कोई बात नहीं सोच रही थी। रोमांटिक? हाँ मेरी जान, मैं जानता हूँ मैं बहुत रोमांटिक हूँ, लेकिन अभी तुमने मुझे रोमांटिक होने का मौका कहाँ दिया? वो इसकी बात पकड़ते हुए बोला, जबकि वो मुंह खोल कर रहेगी। मैं नहीं बात करूँगी आपसे, आप एक इंतहाई बेशरम इंसान हो। अपने गालों की सुर्खी छुपाते हुए उठकर भागने लगी, जब जावेद ने इसे कमर से पकड़ लिया। ऐसे कैसे मेरी जान? अभी तो तुम बातों पर घबरा रही हो, जब मैं अमल करके दिखाऊंगा तब तुम्हारा क्या बनेगा? वो शरारत से इसके गाल खींचते हुए बोला, आप मुझे छोड़ दे, वरना तुम मुझे किस करोगी, है ना? ज़रा सोचो, हमारी शादी को 1 हफ्ता हो चुका और अभी तक तुमने मुझे एक छोटी सी किसी भी नहीं दी। कितनी बोरिंग हो तुम, ऐसे तो मेरा गुजारा नहीं होगा। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो मेरी ख्वाहिश पूरी करो, वरना आज मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के मूड में हूँ। वो उसके लबों पर अंगूठा फेरता बहके हुए अंदाज में बोला, ज़ाबिक मुझे जाने दे प्लीज़। वो नजर झुकाए मासूमियत से बोली तो इसकी मासूमियत पर इसे टूट कर प्यार है। ऐसे मत करो जान, वरना मैं खुद ही तुम्हें किस कर लूँगा और मेरी किस तुम्हारी किस तरह चुन्नी मुन्नी किसी नहीं होगी। मुकम्मल किस होगा जो हो सकता है तुम बर्दाश्त न कर सको। अब वो मुकम्मल इसे अपनी बाहों में कैद कर चुका था। ज़ाबिक प्लीज़, वो हल्की सी मज़ाहमत करते बोली, लेकिन आज सामने वाला मज़ाहमत के मूड में ना था। इससे पहले को मज़ीद मज़ाहमत करती वो बहके हुए अंदाज में इसके लबों पर झुका था और इसका अंदाज़ वही था हमेशा से। शिद्दत वाला एहसास ने सख्ती से इसके शर्ट के कॉलर को पकड़ा। न जाने कितनी देर ये मीठा लमस महसूस करते हुए पीछे हटा। एहसास आंखें बंद किए तेज़ तेज़ सांस ले रही थी और इसने नरमी से इसके माथे को छुआ। जाओ आराम करो, शाम को मिलते हैं। वो इसके माथे को चूमता फ़ौरन बाहर निकल गया। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी 3rd एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। इंशाल्लाह मिलेंगे कल नहीं, सॉरी, इस नावल की अब अगली एपिसोड आएगी वेडनेसडे को और वो इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड होगी। तो कल और परसों आएगी हमारी नावल जन्नत के पत्ते की एपिसोड, और वो कब आएगी वो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि कल हो सकता है मॉर्निंग में एपिसोड ना आए, इसी टाइम में आए, तो इंशाल्लाह लेकिन आएगी ज़रूर। तो अब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।